नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग जल्द से शामिल हो जाइए क्लास में। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आप अन्य लोगों को भी शेयर कर दें ताकि अन्य लोग भी जुड़ सकें। ये जो हमारी क्लास है MIQ है, जिसमें हम MCQ क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और हमने MIQ इसका नाम दिया हुआ है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका अर्थ है हम इसमें जो बात करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही बात करेंगे। ये जो हमारी क्लास है यूपीएससी, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जल्द से जुड़ जाएं और प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वैसे भी अगर सर्च करते हैं द काउंसिल सिविल सर्विसेज के नाम से तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। संस्थान की तरफ से जो भी मुफ्त में मटेरियल आपको प्रदान किए जाएंगे, जो यूपीएससी के लिए या यूपी पीसीएस के लिए या अदर स्टेट पीसीएस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध होगा। और हमारे यहाँ संस्थान की समस्त जानकारी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दी जाती है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। और साथ ही ये जो करंट अफेयर की क्लास हमारी चल रही है, इस करंट अफेयर की क्लास पर आधारित एक मैगजीन आपको डेली मिलती जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसको लेते जाइएगा और वो कलेक्शन करके आप देखेंगे तो आपको जो एग्जाम होने वाले होंगे यूपीएससी या यूपी पीसीएस या कभी भी 2022 में दे रहे हैं या 23 में दे रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो आप उसको लेते जाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रही स्पेशल 301 रिपोर्ट किस देश द्वारा जारी की गई। ध्यान से पुनः एक बार देखेंगे आप कि हाल ही में खबरों में रही स्पेशल 301 रिपोर्ट किस देश द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन है ए अमेरिका, बी है भारत, सी है रूस और डी है चीन। तो आपको बता दें कि अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ने जो है अमेरिकी व्यापार भागीदारों की सुरक्षा और बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रवर्तन की प्रभावशीलता के लिए स्पेशल 301 रिपोर्ट जारी किया है। इसको किसने जारी किया है? तो अमेरिका ने जारी किया है। और इस हालिया रिपोर्ट में भारत, चीन, रूस और 4 अन्य देश जैसे अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया और वेनेजुएला को अमेरिका ने जो है अपनी वार्षिक प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा है। तो आप देखेंगे इन देशों को अमेरिका ने अपनी प्राथमिक निगरानी सूची में रखा है। अब उस सूची में कौन कौन से देश हैं जो इस रिपोर्ट में वो बताया जा रहा है, तो आप देखेंगे भारत है, चीन है, रूस है और 4 अन्य देश आपको दिखाई देंगे जैसे अर्जेंटीना है, चिली है, इंडोनेशिया है, वेनेजुएला है। इनको अमेरिका ने स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिक निगरानी सूची में रखा हुआ है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर आपको दिखा ए यानी अमेरिका आपको दिखाई दे रहा है। देखते हैं इसको, हमने जो आपको बताया कि अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ने अमेरिकी व्यापारिक भागीदारी की सुरक्षा और बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रवर्तन की प्रभावशीलता पर स्पेशल 301 रिपोर्ट जारी किया। अब इस रिपोर्ट ने भारत, चीन, रूस और 4 अन्य देशों जैसे अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया और वेनेजुएला को अपनी वार्षिक प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा है। तो आपको इस तरह से अमेरिका सही उत्तर उसका दिखा है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही, तो आप लोग इसमें लगातार बने रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लासें हैं, तो इसी तरह आप लोग लगे बने रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों 2022 के सम्मेलन का स्थल कौन सा है। ध्यान से एक बार पुनः देखेंगे आप, तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं 2022 के सम्मेलनों का स्थल कौन सा, यानी उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका एक सम्मेलन बुलाया जाता है जो 2022 में बुलाया जा रहा है। उसका स्थल कौन सा है, कहां पे इसका सम्मेलन या स्थल बुलाया गया था, ये सम्मेलन बुलाया गया था। ऑप्शन है ए में नई दिल्ली, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है अरुणाचल प्रदेश और डी में है तमिलनाडु। तो आपको बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमण। भारत के मुख्य न्यायाधीश की जब बात चलती है तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमण ने सुप्रीम कोर्ट का जो परिसर है, नई दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट का परिसर है, उसमें देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों से के मुख्य न्यायाधीशों के 29वें सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो आप देखेंगे नई दिल्ली के जो सुप्रीम कोर्ट
का मुख्य परिसर है उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जो विभिन्न उच्च न्यायालय हैं, भारत के जितने उच्च न्यायालय हैं उनके मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन बुलाया। अब ये जो इस बार 2022 में सम्मेलन बुलाया गया है ये 39 नंबर का है। तो 39वें सम्मेलन का मतलब कि इसका सम्मेलन की अध्यक्षता एन.वी. रमण जी ने किया। तो आपको स्थल से पता चल जा रहा है कि ये स्थल पूछ रहा है कहां पे इसका स्थापित किया गया, तो दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के परिसर में ही किया गया। और पहला मुख्य न्यायाधीशों का अगर सम्मेलन की बात मैं कहूं तो पहला मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन नवंबर 1953 में हुआ था। इस बार जो 2022 में हुआ वो 39 नंबर पे है। तो अगर आपसे पूछता है कि पहला मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन कब हुआ था, तो ये नवंबर 1953 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1953 में हुआ था। अब तक ऐसे 38 सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। और अगर 39वें को ले लिया जाए तो अब 39 हो चुके हैं। अब अगर हम बोल ले कि इससे पहले कब इसका आयोजन किया गया था, तो आपको बता दें कि पिछला सम्मेलन 2016 में आयोजित किया गया था। तो 2016 के बाद अब 2022 में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर आपको दिख जाएगा कि ए यानी नई दिल्ली। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें देखते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के परिसर में ही आयोजित किया गया। इस तरह से आपको एक फोटो दिखाई दे रही है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण ने सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के परिसर में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के 39वें सम्मेलन की अध्यक्षता की। और पहला मुख्य न्यायाधीशों के मुख्य न्यायाधीश के जो है 29वें सम्मेलन की अध्यक्षता हुई। तो पहला मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन नवंबर 1953 में आयोजित हुआ। अब तक 38 सम्मेलन आयोजित हुए हैं। और इसका जो है 2016 में इसके पिछला सम्मेलन आप देखेंगे आयोजित हुआ था। और इसका उद्देश्य है न्यायपालिका से संबंधित मुद्दों को संशोधित करना और न्याय वितरण प्रणाली में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करना। कि न्याय व्यवस्था में क्या सुधार करने की जरूरत है, क्या न्यायपालिका से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको संबोधित किया जाए, न्याय वितरण प्रणाली कैसे होनी चाहिए, उसमें सुधार के लिए जो क्या कदम उठाने चाहिए, ये सारी चर्चाएं मुख्य न्यायाधीशों की होती है। इसलिए इसको आयोजित किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस बैंक को अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए 820 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी है। पुनः एक बार आप देखेंगे कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस बैंक को पूछ रहा है कि अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए 820 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्त पोषण की मंजूरी दी है। ऑप्शन है ए भारतीय स्टेट बैंक, बी है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, सी है पंजाब नेशनल बैंक और डी है एयरटेल पेमेंट बैंक। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सभी डाकघरों में अपनी सेवाओं के विस्तार के लिए, किस लिए, देश में जितने भी डाकघर हैं उसमें अपनी सेवाओं के विस्तार के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए 820 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दिया है। किसके लिए दिया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए इसने दिया है। अब आप देखेंगे 1,56,000 डाकघरों में से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वर्तमान में 1,03,000 जो डाकघर हैं उसमें संचालित होता है। तो आप देखेंगे 1.56 लाख जो डाकघर हैं उसमें से आप देखेंगे 1.3 लाख डाकघरों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है संचालित होता दिखाई देगा। तो एक बड़ा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है जिसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त वित्तीय सेवाएं उपलब्ध किया है। कितना अतिरिक्त? 820 करोड़ रुपए अतिरिक्त वित्त पोषण कर रही है। और लॉन्च के बाद इसने कुल 82 करोड़ लेन देन के साथ 525 करोड़ से अधिक खाते खोले हैं। इस तरह से इसमें सही आपको उत्तर दिखाई देगा बी, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेवाओं का विस्तार करने के लिए, अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए 820 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी है। इसका सही उत्तर बी आपको दिखाई देगा। देखिए तो ये भाई इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कार्ड आपको दिखाई दे रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सभी डाकघरों में अपनी सेवाओं के विस्तार के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए 820 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी। एक 1.56 लाख डाकघरों में से आईपीपीबी यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वर्तमान में 1.3 लाख डाकघरों से संचालित है। और इसने कुल 82 करोड़ लेन देन के साथ 5.25 करोड़ से अधिक खाते इसने खोले हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लैंडिंग के दौरान गगन उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन सी है? ध्यान से एक बार पुनः देखेंगे कि लैंडिंग के दौरान
गगन उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन सी है? ऑप्शन है एयर चीन, बी है विमान बांग्लादेश एयरलाइन, सी है एयर इंडिया और डी है इंडिगो। तो आपको बता दें कि इंडिगो लैंडिंग के दौरान स्वदेशी रूप से विकसित उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस बन गई है। अब इस प्रणाली को अगर आप देखेंगे तो ये जो नेविगेशन प्रणाली है, गगन उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है, इसको आप देखेंगे तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। इनको आपको ध्यान देना है। और तो इस तरह से आपको जो दिखाई देगा कि कौन सा एयरलाइन है जो लैंडिंग के दौरान गगन उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली को उपयोग करती है, किया है अभी, और ऐसा करके वो एशिया की पहली एयरलाइन बन गई है। तो आपको उत्तर दिखाई देगा इसका इंडिगो। तो इसने किसने किया है? इंडिगो ने किया है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। देखिए आप इसमें जो चीजें हमने आपको बताई, यहाँ पर आपको दिखाई देगी इंडिगो का आपको पिक दिखाई दे रहा है इसमें। इंडिगो लैंडिंग के दौरान, तो इंडिगो जो है लैंडिंग के दौरान स्वदेशी रूप से विकसित उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन बनी। और प्रणाली को भारतीय जो है विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। तो इस सिस्टम को किसने विकसित किया है यह भी आपको ध्यान रखना है। तो किसने विकसित किया है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसको संयुक्त रूप से विकसित किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि हाल ही में जीन बैंक परियोजना, तो जीन बैंक प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो हाल ही में जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन है सिक्किम, बी है आंध्र प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है पंजाब। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र ने देसी और लुप्त प्राय जो जानवर है, जैसे तो देसी और जो लुप्त प्राय जानवर है, फसल है, समुद्री और जैविक प्रजातियों जो हैं, उनके संरक्षण के लिए एक जीन बैंक परियोजना स्थापित करने की घोषणा किया है। किसके लिए किया है महाराष्ट्र ने जीन बैंक स्थापित करने की परियोजना को? तो आप देखेंगे देसी और लुप्त प्राय जानवरों के लिए, फसलों के लिए, समुद्री और जो जैविक प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए जीन बैंक परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया है महाराष्ट्र ने। और इसे महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा लागू किया जाएगा। किसके द्वारा लागू किया जाएगा? महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा लागू किया जाएगा। और इसके लिए अगले 5 वर्षों में आप देखेंगे 172.39 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं महाराष्ट्र सरकार द्वारा, आप इसमें दिखाई देंगे। अब इस परियोजना जो है, यह परियोजना जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य श्रृंखला पर जो प्रभाव है उसको कम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस तरह से आप देखेंगे जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र आपको दिखाई देगा। तो देखें जो चीजें हमने बताई, महाराष्ट्र का आपको एक मैप दिखाई दे रहा है इसमें। महाराष्ट्र ने देसी और लुप्त प्राय जानवरों, फसलों, समुद्री और जैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए जीन बैंक परियोजना स्थापित करने की घोषणा की। और महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा लागू, और इसके लिए अगले 5 वर्षों के लिए 172.39 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखना है। और यह परियोजना क्यों लागू कर रही है? तो ये जलवायु परिवर्तन के कारण जो है खाद्य श्रृंखला पर जो प्रभाव पड़ने वाले हैं उस प्रभाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने वाली है। तो ये आपको समझ में आएगा जीन बैंक परियोजना के क्या फायदा इसमें दिखाई दे रहा है, किस पे वो ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, और जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस भारतीय बैंक ने MSMEs के ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस भारतीय बैंक ने MSME के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? ए है ICICI बैंक, बी है बैंक ऑफ बड़ौदा, सी है भारतीय स्टेट बैंक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि ICICI बैंक ने MSMEs के लिए, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है। तो किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक ने किया है। अब इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली जो नई सेवाओं में आप देखेंगे कि एक तो आपको इंस्टा OD प्लस के माध्यम से 25 लाख रुपए तक की तत्काल
और कागज रहित ओवरड्राफ्ट सुविधा की मंजूरी दी गई। अब ये सुविधा किसी भी बैंक के ग्राहकों को तुरंत ओवरड्राफ्ट का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर ए दिखाई दे रहा है, यानी आईसीआईसी बैंक ने एमएसएमईज के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है। देखिए आप इसमें आपको आईसीआईसी बैंक दिख रहा है और वहां पे आपको ये दिखाई दे रहा है एमएसएमईज के लिए। तो आईसीआईसीआई बैंक ने एमएसएमईज के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए इस डिजिटल सेवा का उपयोग अन्य बैंकों के ग्राहक कर सकते हैं। और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली नई सेवाओं में से एक इंस्टा ओडी प्लस के माध्यम से 25 लाख रुपए तक की तत्काल और कागज रहित ओवरड्राफ्ट सुविधा की मंजूरी मिली है। और सुविधा किसी भी बैंक के ग्राहकों को तुरंत ओवरड्राफ्ट का लाभ उठाने में सक्षम बना रही है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि हाल ही में आयोजित सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है। पुनः देखेंगे आप कि हाल ही में आयोजित सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए है प्रयागराज, बी है बेंगलुरु, सी है पटना और डी है आपको चंडीगढ़ दिख रहा है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन किया गया और सेमीकंडक्टर्स की जो खपत 2030 तक है 110 बिलियन डॉलर को पार करने की उम्मीद बताई जा रही है। और भारत के पास दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्टार्टअप इकोसिस्टम आपको दिखाई दे रहा। और भारत सरकार ने हाल ही में साथ में प्रोटेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाएं भी शुरू किया है, जो 14 प्रमुख क्षेत्रों में 26 बिलियन डॉलर से अधिक के प्रोत्साहन की पेशकश करती है। तो आपको यह सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन स्थल कहां है, तो यह बेंगलुरु में है, यानी बी इसका सही उत्तर आपको दिखाई दे रहा है। जो हमने आपको बताया तो आप यहां देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। सेमीकंडक्टर्स की खपत 2030 तक 110 बिलियन डॉलर की पार करने को उम्मीद। और भारत के पास दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्टार्टअप इकोसिस्टम उसके पास है। और भारत सरकार के प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव योजनाएं शुरू की है भारत सरकार ने, जो 14 प्रमुख क्षेत्रों में 26 बिलियन डॉलर से अधिक के प्रोत्साहन की पेशकश करती है। इस तरह से आपने ये देखा। और आज की क्लास में हमने इतना ही क्वेश्चन को लिया हुआ है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग जो है इसको लगातार देखते रहे और मैं प्लीज आपसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर भी करते रहें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। इस बार जब आप पेपर देंगे तो आपको समझ में चीजें आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नई चीजों को लेकर के। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।